हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 2021 में कराए गए पेपर में पीजीटी में आपका जो नागरिक शास्त्र सिविक्स का जो ये पेपर है 2021 का है, पूरे पेपर को हम देखेंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न है कि नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है। ऑप्शन एक है प्राचीन मिस्र से, प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से या प्राचीन चीन से। नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। ऑप्शन सी प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान को वहाँ पर क्या कहा जाता था? प्राचीन यूनान को सिटी स्टेट नगर राज्य को सिटी स्टेट भी कहा जाता और साथ ही साथ में इसे पोलिश राज्य भी कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युग का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? टिप्पणी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन 2 बोंदा, ऑप्शन 3 ग्रीन या ऑप्शन 4 रूसो। किसने कहा था? ऑप्शन डी रूसो। ये आपके रूसो ही थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। किससे? प्लेटो की शिक्षा पद्धति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने रिपब्लिक राजनीति पर, जो रिपब्लिक उसकी पुस्तक है, राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इसको रूसो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए बजट में संशोधन किया जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है, या केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, या प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है, बताइए। ऑप्शन डी, इसमें प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये सरकार की हार मानी जाती है और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, यानी उग्रवादी नहीं था? यानी आप जो गरम दल और नरम दल की बात करते हैं वहां से ये रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, बताइए। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन चौथा गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये अतिवादी नहीं थे। ये सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे और गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों आपके गरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता आप कह सकते हैं। ये सत्य अहिंसा में विश्वास करने वाले थे, गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। मैं उस सोसाइटी का नाम आपको बताता हूँ। उस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये भी अक्सर पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया इस सोसाइटी का नाम था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित था। महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची में साथ सुमेलित करना। चलिए, इसका ऑप्शन नहीं बन पाया है, त्रुटि हो गई है थोड़ी सी, लेकिन इसमें आप सीधे सीधे आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा जो है WSF आंदोलन किससे संबंधित है, ट्रिप्स हथियारों का प्रसार किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और FMCT किससे संबंधित है। चलिए मिलाते हैं, बताइएगा। ये आपका जो FMCT जो है ये आपका वैश्विक सामाजिक आपका इस पे जाएगा, व्यापक विनाश के लिए। FMCT जो है ये आपका व्यापक विनाश के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स हथियारों का अप्रसार किससे संबंधित है? विश्व व्यापार से संबंधित है।
विश्व व्यापार से संबंधित है। और WSF आंदोलन किससे संबंधित है, यानी वैश्विक सामाजिक आंदोलन, यानी WSF आंदोलन जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। ट्रिप्स हथियारों का प्रसार विश्व व्यापार से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और FMCT आपका व्यापक विनाश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। ऑप्शन 1 मैत्री संधियों एवं प्रतिमैत्री संधियां, ऑप्शन 2 शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, ऑप्शन 3 मुआवजा और ऑप्शन 4 हस्तक्षेप। निम्न से कौन शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। चलिए बताइए। हस्तक्षेप, चौथा जो आपका हस्तक्षेप है ये शक्ति संतुलन करने का साधन नहीं है। ठीक है, आपको शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए या तो मुआवजा देंगे, या तो शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के माध्यम से स्थापित करेंगे, या मैत्री संधियां या प्रतिमैत्री संधियां स्थापित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों के द्वारा समान संरक्षण बताया है। यानी पंथ निरपेक्षता की परिभाषा में किसने सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, BN राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी चौथा जो है जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता को इन्होंने सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण अगर दिया जाता है तो तभी उस स्थिति में पंथ निरपेक्षता कहा जाता है, ऐसा मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आधारित है किस पे? एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित होना, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य पृथक्करण में, या केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजन में। अध्यक्षात्मक शासन का मूल क्या है? ऑप्शन सी यानी तीसरा जो है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए। यानी आपका जो कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव देखने को यहाँ मिलता है, इसमें पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। किसका? पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। 3 अंगों में बटी होती है कार्यपालिका, एक होती है आपकी न्यायपालिका और आपकी व्यवस्थापिका होती है। ठीक, इन तीनों अंगों में ये बटा होता है। पृथक्करण के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। इस कथन को ध्यान से सुनिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। गार्नर ने कहा है, कूल ने कहा है, मैकियावेली ने कहा है, या अरस्तु ने कहा है? बताइए। अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और जीवन श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व के लिए बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये जोड़ा बनाना है, विकल्प नहीं है, लेकिन आप सीधे क्रॉस करके बना सकते हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यसत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया? या मात्र सत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए देखिए, मिलाइए, किससे मिलाते हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम ने दिया था। शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ओपेनहाइमर ने दिया था। शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ओपेनहाइमर ने दिया था। और प्रत्यसत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मैन, मैकलन नहीं होगा यहाँ पर, हेनरी मैन होगा, हेनरी मैन ने दिया था। ठीक, और मात्र सत्तात्मक का सिद्धांत जेंक्स ने दिया था। ये टाइपिंग त्रुटि है, जेक्स ने दिया था। ठीक, मात्र सत्तात्मक जेक्स ने दिया था, प्रत्यसत्तात्मक हेनरी मैन ने दिया था, शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर ने दिया था और दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपको मैच करना, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से ही संबंधित है। ठीक है, नहीं बस आपको मैच करना है। ठीक है, मॉस का ये आपका जो है
ये आपके बुक हैं, किताब हैं, कथन है, जो भी हैं बुक हैं, ये अमूमन बुक ही रहते हैं, आप इनको मैच करना है, ठीक है। चलिए, द रूलिंग क्लास किसने, मास माइंड किसने दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज किसने दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया था। तो इधर राइटर है और इधर उनके बुक हैं, ठीक है। चलिए, तो मुस्का ने क्या लिखा था, मुस्का ने द रूलिंग क्लास किसने लिखा, मुस्का ने लिखना। माइंड एंड सोसाइटी किसने लिखा था, पेरेटो ने लिखा था। पेरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी लिखा था। पॉलिटिकल पार्टीज किसने लिखा था, रॉबर्ट मिचेल्स ने लिखा था। पॉलिटिकल पार्टी किसने लिखा है, रॉबर्ट मिचेल्स ने लिखा है। लिप्सिट वेल्थ ऑफ नेशन, ये बार ये इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन यूजीसी में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी पूछे गए थे और आपका तो पीजीटी में पूछा ही गया है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा आप हमेशा के लिए। द रूलिंग क्लास मुस्का, माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो ने दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन लिप्सिट ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्त कार्यों का कार्य पद्धतियों किसी की दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। रॉल्फ एस्टन ने कहा था, एल.डी. वाइट ने कहा था, हॉर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था या गोरवाला ने कहा था। किसने कहा था, ऑप्शन बी, यानी ये जो दूसरा है, एल.डी. वाइट ने कहा था कि आंतरिक संगठन की बात हो गई, तो अमूमन आप याद रखिएगा एल.डी. वाइट, जिनमें आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों का कार्य पद्धतियों किसी की दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं, यानी उसी से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पुनः मैच करने के लिए, सत्य की संप्रभुता, नव मानववाद, सर्वहारा की तानाशाही या नव प्रजातंत्र, इसमें मैच करना है। मैच करते हैं। सत्य की संप्रभुता महात्मा गांधी, इसमें सीधे सीधे इशारे पे पीटी में लगा दिया गया है विकल्प न मिलने की वजह से। नव मानववाद अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ने भी नव मानववाद की बात की है। एक एम.एन. राय का भी है, एम.एन. राय की बात, ठीक है। अगर एम.एन. राय ऑप्शन में है तो एम.एन. राय को ही मारिएगा, ठीक। सर्वहारा की तानाशाही, वी.आई. लेनिन, सर्वहारा की तानाशाही वी.आई. लेनिन ने दिया था। नव प्रजातंत्रवाद माओ से तुंग, यानी नव प्रजातंत्रवाद की बात कौन करता है, माओ से तुंग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, जेलनेक या F.W. मेटलैंड। कौन है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, बताइए। F.W. मेटलैंड जो हैं ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पदत्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या अध्यक्ष को। अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताइए। उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत लोग अध्यक्ष को मानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, ट्रू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट। कौन सी एक रचना जो संविदावादी विचारक की नहीं है, चलिए बताइए। ऑन लिबर्टी, ये जो आपका है ऑन लिबर्टी, ये जो है संविदावादी विचारक की नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, ठीक। लेवियाथन आपका हॉब्स का है। इसका ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका
रूसो का है, ठीक। लेवियाथन आपका हब्स का है। ऑन लिबर्टी आपका जो है जीएस मिल का है, ये उदारवादी विचारक थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे। ट्रू टीचिंग ऑन गवर्नमेंट जो ये है आपका, ये जॉन लॉक यानी लॉक का है, जॉन लॉक, ये पूरा नाम इनका जॉन लॉक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिला के दशक के रूप में घोषित किया है? 1976 से 85, 86 से 95, 66 से 75 या 71 से 80? यूएनओ ने महिला दशक किसे घोषित किया है? महिला दशक कौन सा महिला दशक? चलिए बताइए। इसमें ऑप्शन ए होगा 76, यानी 1976 से 85 तक को यूएनओ ने महिला दशक के रूप में घोषित किया है, ठीक। अच्छा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? केंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गैर समाजवाद या फेबियन समाजवाद? किसके समर्थक थे बताइए। विकेंद्रित समाजवाद यहां पर होगा आपका ऑप्शन ये, विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे, केंद्रित नहीं, ये विकेंद्रित। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे, ना वे साम्यवाद के समर्थक थे, ना फेबियन समाजवाद के समर्थक थे, ना गिल या श्रेणी समाजवाद के समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाज के समर्थक थे, ठीक। अच्छा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये याद रखिएगा। यूपी के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा ये पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया किस स्टेट से बिलोंग करते थे, कहाँ से? उत्तर प्रदेश। अयोध्या है वहाँ का, एक अकबरपुर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी बुक है प्रिजन डायरी करके इनकी एक किताब है, और इनकी बहुत सारी किताबें हैं। ये प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी भी है, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी इनकी बुक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, या नौकर होगा, माफ करिएगा टाइपिंग त्रुटि है। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। ऑप्शन 4 संसद के प्रति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित करना ही है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया था? मार्गेंथाउ, बर्नार्ड कोहेन, मार्टिन कैप्लान, एमाइल बॉर्ड। तो इसमें देख के बताइए, मार्गेंथाउ ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यथार्थवादी सिद्धांत। मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत दिया था, ठीक। बर्नार्ड कोहेन ने क्या दिया था? निर्णय निर्माण सिद्धांत, यानी जो उपागम है, निर्णय निर्माण उपागम, ये बर्नार्ड कोहेन ने दिया था। मार्टिन कॉपलन ने क्या दिया था? व्यवस्था सिद्धांत। मार्टिन कॉपलन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया था। और इमाइल बॉर्ड ने खेल सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रश्न इसमें से कोई भी एक अगर विकल्प को प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? मार्टिन कॉपलन ने। क्या सिद्धांत किसने दिया था? इमाइल बॉर्ड ने। निर्णय निर्माण सिद्धांत किसने दिया था? बर्नार्ड कोहेन ने। और यथार्थवादी सिद्धांत कौन? मार्गेंथाउ। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? यानी जुडिशियल रिव्यू, यूएसए में, ब्रिटेन में, कनाडा में, फ्रांस में? ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहाँ उत्पत्ति हुई? ए यानी आपका यूएसए में, ठीक है। मरवरी बनाम मेडिसन केस वहाँ पे हुआ था, उसी के आधार पर वहाँ पर ये परंपरा प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, वी.आई. लेनिन या जे स्टालिन? समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, माओ त्से तुंग। यानी सांस्कृतिक क्रांति की बात कौन करता है? माओ त्से
तुम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अम्बेडकर या KT शाह? किसने कहा था कि जो DPSP हैं वो एक बैंक की चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? किसने कहा था? ऑप्शन 4 यानी KT शाह ने कहा था कि जो DPSP या नीति निर्देशक तत्व है ये बैंक की चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? किस पुस्तक से ली गई है कि अब तक का समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? चलिए बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन 2 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसने लिखा था? मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, मार्क्स ने लिखा था, इसी की ये पुस्तक है। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब आया था ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? 1848 में। ठीक है, इसी में इसने इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गांधी के दर्शन से संबंधित है? न्यासीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय? निम्न में कौन गांधी के दर्शन से संबंधित है? न्यासीता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय? बताइए। इसमें आपका चारों होगा। ऑप्शन 4 न्यासीता आप तो पढ़े ही होंगे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, नई तालीम का सिद्धांत, हिजरत का भी बात उन्होंने की, और सर्वोदय यानी सबका उदय जहाँ पर होता है, समाज के सबसे विशेष या नीचे से जुड़े हुए लोगों की भी उदय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्या कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं थी? वार्ता, अन्वेषिकी, विरक्त या त्रयी? क्या नहीं संबंधित था इससे? किससे? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य। क्या नहीं संबंधित था? वार्ता, अन्वेषिकी, विरक्त या त्रयी? बताइए। ये आपका ऑप्शन तीसरा होगा। ये निरुक्त होता है। ठीक, विरुक्त नहीं, निरुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बहुलवादी सिद्धांत मतलब स्टेट के कई पावर सेंटर हो सकते हैं, उसका सिद्धांत का समर्थक नहीं है। या आप इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं है। बताइए। लिंडसे, मेटलैंड, बोंदा या ओट ग्योरके? बताइए। यहाँ होगा आपका ऑप्शन तीसरा, बोंदा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? बोंदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी बड़ी हुई कला है? यह कलाओं में भी बड़ी हुई कला है। प्रश्न होगा इस प्रकार की, राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की बात, यह कलाओं में भी सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला है। ठीक है, बताइए। मिटलैंड ने कहा, बक्कल ने कहा, लिकाक ने कहा या गेरल ने कहा? मेटलैंड, वक्कल, लिकाक और गेरल। इसमें होगा वक्कल। इन्होंने कहा था कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे बड़ी कला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक वित्त विधेयक किसी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। किसकी सिफारिश के बिना? एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री? बताइए। राज्यपाल, बिना राज्यपाल के सिफारिश के विधानसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन, JF कैनेडी, ट्रूमैन, आइजनहावर? कौन था? JF कैनेडी। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति JF कैनेडी था। यहाँ पर USSR ने अपना परमाणु हथियार ला करके यहाँ पर लगा दिया था। बहुत तनाव की स्थिति थी, शीत युद्ध इस समय अपने चरम पे आ चुका था। 1962 में
ये बहुत ही बड़ी घटना होने से बच गई। इसमें फिदेल कास्ट्रो उस समय वहाँ के हेड ऑफ स्टेट थे, कहाँ, क्यूबा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है, यानी कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। संसद निलंबित कर सकती है, सर्वोच्च निलंबित कर सकती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कौन निलंबित कर सकता है, ये भी पूछा गया है 2021 में। राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। ठीक, राज्य के भी विरुद्ध मौलिक अधिकार है, व्यक्ति के भी विरुद्ध मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता किसे माना जाता है, जीन बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस, मैकियावेली या फिर में से कोई नहीं। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस को, यहाँ पर होगा ग्रोसियस को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है, बताइए। द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेनरी फ्योल की रचना नहीं है। बाकी तीनों, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट हेनरी फ्योल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है, ये आपका हेनरी फ्योल का पुस्तक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है कि वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य कौन से संगठन से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य किससे संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य किससे संबंधित है, और वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य किससे संबंधित है। यहाँ आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके से ये हूबहू पीजीटी 2021 में दिया गया, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित है, बताइए। यूएनओ, यहाँ पर आप यूएनओ को मैच कर सकते हैं। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य किससे संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता यानी यूरोपीय यूनियन, आप यहाँ देख रहे होगे यूरोपीय यूनियन। ठीक, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य इसमें से कौन सा है, एक और NATO। ठीक, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य यानी जिसमें सदस्यता व्यापक हो और उसका उद्देश्य सीमित हो, किसी विशेष कार्य के लिए हो। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है ये। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है, बताइए। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमेंट और पॉलिटिक्स। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। इसमें होगा ऑप्शन बी, द लॉज में। द लॉज में उसने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। इसमें राजतंत्र और गणतंत्र का मिश्रण की बात करता है, किसमें, शासन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। यानी आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। अरस्तु, लॉक, ग्रीन और लास्की। किसने प्रस्तुत किया था। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन पहला जो है अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन और बर्नार्ड। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की थी? बर्नार्ड ने की थी। किसने? बर्नार्ड ने की थी। सत्ता के सहमति मॉडल का सिद्धांत बर्नार्ड ने की थी। ठीक है, चलिए, इनका पूरा नाम चेस्टर बर्नार्ड था, कहीं नाम आ जाए तो भूलिएगा मत, चेस्टर बर्नार्ड इनका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मैच करना है। यूटोपियन समाजवाद किससे संबंधित है? फेबियन समाजवाद किससे संबंधित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न तो इसमें बन ही सकता पक्का, क्योंकि समाजवाद के सभी रूपों की यहाँ पर बात की गई है, चाहे यूटोपियन समाजवाद हो, फेबियन समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो या श्रेणी समाजवाद हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटोपियन समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है। आपका यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन से जुड़ा हुआ है। किससे? सेंट साइमन से जुड़ा हुआ था। फेबियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद आपका सिडनी वेब से जुड़ा हुआ है, ये होगा सिडनी वेब से जुड़ा हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद, ये तो आपको याद ही होगा, कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद कौन था? कार्ल मार्क्स। और श्रेणी समाजवादी जीडीएच कोल, यानी जीडीएच कोल ने एक और काम किया था, गिल्ड सोसाइटी की स्थापना की थी। गिल्ड सोसाइटी, ये बहुत बार पूछता है, गिल्ड सोसाइटी की स्थापना जीडीएच कोल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः क्या पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है? दूसरा, राज्य के बीच संबंध से संबद्ध है, या शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की जैसे व्यापक विषयों के लिए है, या बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए है? यूएनओ किसके लिए है? मतलब चार्टर मुख्यतः यूएनओ चार्टर मुख्यतः है किसके लिए? ऑप्शन सी होगा, यानी आपका जो यूएनओ है शांति के लिए है, न्याय के लिए, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए आपका यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था 1968 में, 67 में, 1971 में या 72 में? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में। जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसी की अनुशंसा के आधार पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 1968 में प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी, उसी समय इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? लोक निर्वाचन में मतदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव की विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना? कौन है जो आपके मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए। मतदान आपका जो है लोक निर्वाचन में मतदान करना, ये आप उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अच्छा, मूल कर्तव्य किसमें है? 51 ए में है। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन से और कब। ये आपको स्पष्ट व्याख्या आपके पास एक होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है, बताइए। ऑप्शन इसमें होगा चौथा 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये भी याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल यही होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्यों के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तिवादियों ने कहा, आदर्शवादियों ने कहा, अराजकतावादियों ने कहा या मार्क्सवादियों ने कहा? किसने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है? इसको इस अंदाजा आप लगा ही सकते हैं, आदर्शवादियों ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर
सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। समझे? यानी आपका जो सेंटर से आपका स्टेट बना है या जो आपका पेरिफेरी से आपका सेंटर बना, यानी ये पावर आपको देते हैं, या आपका जो कोर सेंटर है केंद्र वो पावर देता है। इसी का बात इसमें जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित यानी सहायता प्रदायक है, या एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं ठीक का एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह प्रश्न किसने ये कहा था? इसमें ऑप्शन पहला केसी फियर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो, इसको समझ लिए, जो हमारा केंद्र है, केंद्र से राज्यों को जो भी चीजें हैं प्राप्त हैं, न कि जो राज्य हैं उनसे केंद्र को मिली हैं। ठीक है, ये कनाडा की पद्धति है, अमेरिका में ये ऐसा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? H.J. मॉर्गनथाउ, पामर एंड पार्किंसन, E.H. कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, लगभग सभी को ये बुक याद होगा। इसको लिखा कितने सा? हंस जे मॉर्गनथाउ, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, प्रकाशित कब हुई थी? 1948 में। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें प्रश्नों में ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनके और भी हंस मॉर्गनथाउ के कई और पुस्तक हैं। पहला है कि मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स इन डिफेंस द नेशन इंटरेस्ट, द पर्पज ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड पावर एसेज ऑन डिकेट। यानी आपको एक बुक लेकर बैठनी चाहिए, कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको आप नोट कर लिया करिएगा। ठीक है, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ इसको। हंस मॉर्गनथाउ की पुस्तक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स है, इन डिफेंस द नेशनल इंटरेस्ट है, द पर्पज ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स है, और ट्रूथ एंड पावर एसेज ऑफ टिकेट। ये हंस मॉर्गनथाउ की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चतुस्तंभिक राज्य, या चार स्तंभ? इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? कौन? जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विकास विचार किसने दिया था? V.I. लेनिन ने, गुन्नर फ्रांक ने, समीर अमीर ने, उपयुक्त में से किसी ने? अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंस थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? समीर अमीर ने। किसने? डिपेंडेंस थ्योरी किसने दिया था? समीर अमीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? सूत्र अभिकरण के पास कार्य प्रशासन का एकाधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 323? किससे है? अनुच्छेद 324 से संबंधित है, यानी पहला निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये किसका वक्तव्य है? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये किसका कथन है? ये आपका पॉल जेनेट का कथन है। किसका कथन है? पॉल जेनेट का कथन है। ये भी 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। हॉब्स, रूसो, लॉक या T.H. ग्रीन? ये कथन किसका है? यानी लॉक का कथन है। ये प्राकृतिक अवस्था में शांति सद्भावना और पारस्परिक सहयोग की बात। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? यानी निर्णयन जो है विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। किसने कहा था? टेरी मैकफार्लैंड, हर्बर्ट साइमन, रे ए क्लियंस? किसने कहा था? रे ए क्लियंस ने। ऑप्शन चौथा, रे ए क्लियंस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, USA, कनाडा और भारत? संसद की बात कहा गया, संसदों की जननी किसे कहा जाता है?
ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है। यहां पर संघात्मक सरकार है, संसदात्मक, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिदृश्य को सौंपी थी? बताइए। कोफी अन्ना, बुतरस गाली, कुर्त बाल्दी या यूथान, किसने अपनी रिपोर्ट एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? इसमें कौन सा होगा बताइए। बुतरस गाली ने 1992 में एजेंडा फॉर पीस सौंपा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य क्या है? वर्गीय संरचना है, ठीक है, मार्क्स ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जिले में कानून व्यवस्था का कायम करने के लिए जिला पुलिस का समान नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, पुलिस अधीक्षक का, जिले के संसद का जो सदस्य होता है, या कोई नहीं? कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस का समान नियंत्रण किसके पास होता है? बताइए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अधिकारी, ये मुख्य रूप से यही उत्तरदायी होते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? गेटल ने कहा था, मैकाइवर ने कहा था, या सर ऑरेंजबेन ने कहा था, या सिडविक ने कहा था? यह कथन किसने कहा था? गेटल ने कहा था। गेटल ने ये कथन कहा कि राजनीति विज्ञान में बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज 60 प्रश्न करेंगे, अगले भाग में 65 प्रश्न करेंगे। टोटल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, या धन विधेयक, या वित्त विधेयक? यहां पर ध्यान देखिएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत हो और अलग अलग पारित हो, ये आपका एक ही हो सकता है, भारतीय संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों में अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। अगला लास्ट प्रश्न इस भाग का, अभी 65 प्रश्न और अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कठोरतम आलोचक है? यानी कठोरता से जो ऑस्टिन है उसकी संप्रभुता की सिद्धांत का आलोचना करता है। एक प्रश्न यही आपका बन जाता है कि संप्रभुता सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया था, इसका आलोचक कौन है? हेनरी मैन, सर हेनरी मैन इसके आलोचक हैं, ठीक है। इसकी लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो इसकी लेक्चर ऑन SPRUTENC होगा, उसी में संप्रभुता सिद्धांत जिसमें इसने अपना प्रस्तुत किया था और इसकी आलोचना सर हेनरी मैन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं पीजीटी से, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी 2016, 2011, 10 जितने भी पीजीटी के हैं, अमूमन पीजीटी के पीवाईक्यू से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लगभग 70% प्रश्न पीवाईक्यू से ही आते हैं। आप इसको कर लेंगे, देख लेंगे, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे वीडियो में दूसरा भाग अपलोड करूं जहां पर 61 से 125 तक प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, तो आप देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।